हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यास्थता के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रत्यास्थता में सबसे पहले हम लोग विरूपक बल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। विरूपक बल किसे कहते हैं? तो वह बल जिसके लगाने से किसी वस्तु की लंबाई में, आयतन में अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। या तो लंबाई में होता है, या आयतन में, या फिर उसकी आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आती है प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो जिन पर, मतलब वह वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनकी लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाते ही वह अपनी पूर्वावस्था में लौट आती हैं। अगर हम किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाएं और जैसे ही बल हटाते हैं तुरंत वह वस्तु अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो प्रत्यास्थता क्या होती है? तो प्रत्यास्थता होती है वस्तुओं की अपनी पूर्वावस्था में लौटने के गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो हो सकता है लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाए, या फिर उसके आयतन में कुछ परिवर्तन हो जाए बाह्य बल लगाने से, या आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए। तो जब उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु उस आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी पूर्वावस्था में लौटने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही हम बाह्य बल हटाते हैं वह तुरंत अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है। तो जो गुण है पूर्वावस्था में लौटने का, उस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं यानी जो वस्तुएं हैं और जिनमें गुण पाया जाता है उसको कहते हैं प्रत्यास्थता कहते हैं। अगला है प्रत्यास्थता की सीमा। तो बल का परिमाण, मतलब विरूपक बल का परिमाण जिसके पश्चात वस्तु की प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, मतलब एक हद होती है, एक सीमा होती है। उसके बाद ये तार है, तो एक समय तक हम उसको खींचते गए और खींचते गए तो एक हद के बाद वो टूट जाता है या वापस अपनी आकृति पूर्वावस्था में लौट करके नहीं आता है। किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन किया तो एक हद के बाद वह भी पुनः अपनी अवस्था में लौट कर नहीं आता है। या किसी वस्तु की आकृति परिवर्तन किया तो प्रत्यास्थता की सीमा वह बल का परिमाण है जिसके बाद वस्तु अपनी पूर्वावस्था में लौट करके नहीं आती है। तो उस अंतिम अवस्था को हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। प्लास्टिक वस्तुएं, जिन वस्तुओं पर बल लगाने के पश्चात वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर वापस नहीं आती है। अगर किसी वस्तु पर हमने बाह्य बल लगाया जिसके बाद वह वस्तु अपनी जो पूर्वावस्था है उसमें लौट करके वापस नहीं आती है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। कुछ परिवर्तन से मतलब क्या है? तो उसकी लंबाई में परिवर्तन, अगर तार है तो उसकी आयतन में परिवर्तन, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। परंतु वह वस्तु प्रत्यास्थता का, उसमें क्या है, वस्तु में क्या है, अगर प्रत्यास्थता का गुण है तो उसके कारण अपनी अवस्थाएं परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु है उस पर हमने बाह्य बल लगाया जिससे उसकी आकृति में कुछ परिवर्तन हो गया तो क्या होता है, उसमें उस वस्तु में एक प्रत्यास्थता का गुण होता है जिसके कारण क्या करती है, वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जिससे उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब विरोध करने वाला जो बल है, जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ऐसे उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल, इसको समझना चाहिए। तो साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट की एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल समझ में आया? तो प्रत्यानयन बल वह है जब किसी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके अंदर एक बल होता है एकांक क्षेत्रफल पर जो कि उसमें अवस्था परिवर्तन का विरोध करने लगता है। उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। प्रत्यानयन बल ही क्या है? प्रतिबल है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस भी बोलते हैं, स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। तो प्रत्यानयन बल इस प्रकार से कार्य करता है। तो यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल a है और उस पर लगाया गया बाह्य बल F है,
तब प्रतिबल क्या होगा, F प्रतिबल बराबर होता है F/A। तो प्रतिबल होगा F/A होता है प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, एक अनुदैर्घ्य प्रतिबल, एक होता है अभिलंब प्रतिबल और एक होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है, जो वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगता है। किसके, वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगता है। जब हमने किसी वस्तु पर विरूपक बल किसके सापेक्ष लगाया, वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया, तो ऐसे प्रतिबल को हम लोग अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। अगर हमने विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया है तो हम ऐसे प्रतिबल को क्या कहेंगे, अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। बात बल की है, इसमें बल शब्द जोड़ लेना साथ में कि जब विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, जब विरूपक बल लिखाइए अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय लगाया जाता है तथा इसका एक विपरीत फलक स्थिर रहता है, तो ऐसे उस पृष्ठ को हम लोग स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो 3 तरह का प्रतिबल हो गया, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अनुदैर्घ्य मतलब लंबाई के अनुदिश, जब बल लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, जब बल पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है तो अभिलंब प्रतिबल। इसमें लंब शब्द से अगर हम चाहें तो इसको एक सेंस है लंबवत। अनुदैर्घ्य से हम जानते हैं कि लंबाई की दिशा में कार्य हो रहा है, और स्पर्श रेखीय यानी अनुप्रस्थ काट के या स्पर्श रेखीय लगाया जाता है, तो इसे हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। विकृति, वस्तु के आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाता है। वस्तु के आकार में या तो उसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाता है या उसके आयतन में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम विकृति कहते हैं। तो विकृति 3 तरह की होती है, जैसे प्रतिबल 3 तरह का था, कौन कौन सा, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। उसी प्रकार से 3 प्रकार की विकृति भी होती है। अनुदैर्घ्य विकृति, तो अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है, जब बल लंबाई की दिशा में लगाया जाता है तो एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। कैपिटल L क्या है, कैपिटल L है प्रारंभिक लंबाई और स्मॉल l है लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो ये लंबाई में होने वाला परिवर्तन है तथा एक कैपिटल L प्रारंभिक लंबाई है। अगर हमें अनुदैर्घ्य विकृति निकाली हो तो अनुदैर्घ्य विकृति इक्वल टू स्मॉल l मतलब लंबाई में वृद्धि बटे कैपिटल L मतलब प्रारंभिक लंबाई। तो इन दोनों के अनुपात को हम लोग अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। अब बात आती है आयतन विकृति की। तो आयतन विकृति क्या होती है, आयतन में होने वाले एकांक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसके क्या कहेंगे हम, आयतन विकृति कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो आयतन विकृति इक्वल टू क्या होता है, तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो आयतन मान लीजिए आयतन परिवर्तन स्मॉल v का हुआ और कैपिटल V पूरा आयतन था, ये बस ध्यान रखना ये माइनस में आता है, आगे जो है इसका माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि विरूपक बल लगाने से आयतन घट जाता है। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, घट करके कैपिटल V माइनस स्मॉल v हो जाएगा। ठीक है, एक कैपिटल V से स्मॉल v आयतन हो जाता है। तो इस प्रकार से कैपिटल V से आयतन घट करके स्मॉल v हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, सिंबल ध्यान रखना माइनस का आएगा। अब अगला आता है अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति क्या होती है, आकृति में होने वाले परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहते हैं। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपरूपण विकृति इक्वल टू क्या होता है कि वस्तु के स्थिर पृष्ठ के लंबवत किसी रेखा द्वारा, स्थिर पृष्ठ के लंबवत किसी रेखा ने मान लो इतना तिरछी हो गई, इतनी थी पहले, हल्का सा एंगल चेंज हो गया, तो जो जितना घूमा गया कोण है, घूमा गया थीटा कोण ही इसका अपरूपण विकृति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में विकृति को, प्रतिबल को और प्रत्यास्थता की जो सामान्य परिभाषाएं उनको समझने की कोशिश की। इसके अगले वीडियो में हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक पर डिस्कशन करेंगे।
थैंक यू दोस्तों।